नमस्कार। सत्यराज लॉस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है कन्फेशन और एडमिशन में क्या अंतर है, यानी संस्कृति और स्वीकृति में क्या अंतर है। आज इस विषय को समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्लाइड्स पर चलते हैं और समझते हैं। फ्रेंड्स, कन्फेशन और एडमिशन को समझने के लिए पहले एक प्रश्न को लेते हैं जो कि उत्तर प्रदेश हायर जुडिशियल सर्विसेज में पूछा जा चुका है। इसके माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो वो प्रश्न ये है, एक्सप्लेन ऑल कन्फेशंस आर एडमिशंस बट ऑल एडमिशंस आर नॉट कन्फेशन। डिफरेंशिएट बिटवीन जुडिशियल कन्फेशन एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशंस एंड व्हाट इज रिट्रैक्टेड कन्फेशन। यानी इसका हिंदी मतलब ये है कि सारी स्वीकृति होती है, जितने भी कन्फेशन वो सारे एडमिशन होते हैं, लेकिन वैसा वर्सा नॉट पॉसिबल, यानी सारे एडमिशन सारे स्वीकृति वो संस्वीकृति नहीं होती है। ठीक है, ये हमें बताना है। दूसरा कि जुडिशियल कन्फेशन यानी कि न्यायिक संस्कृति और गैर न्यायिक संस्कृति में क्या अंतर होते हैं। ठीक, और लास्ट में व्हाट इज रिट्रैक्टेड कन्फेशन यानी कि मुकरी हुई संस्कृति क्या होती है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। पहले ये समझने का प्रयास करते हैं कि स्टेटमेंट कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट जो है वो सारे एडमिशन, कन्फेशन और उसके सब्सिडरीज के ही पार्ट है। यानी सारे एडमिशन, कन्फेशन, जुडिशियल, एक्स्ट्रा जुडिशियल, रिट्रैक्टेड कन्फेशन, ये सारे जो स्टेटमेंट में ही आता है। तो देखिए सामने जो है एक स्केच डायग्राम बना हुआ है, जिसके माध्यम से समझा जा सकता है कि स्टेटमेंट जो है जीनस होता है, यानी सारे एडमिशन, कन्फेशन की मदर होती है। ठीक है, और उनके अंग होते हैं एडमिशन, दूसरा है कन्फेशन। और कन्फेशन दो पार्ट में है, जुडिशियल और एक्स्ट्रा जुडिशियल, और एक इसमें और है जो उन्हीं का पार्ट है, वो है रिट्रैक्टेड कन्फेशन। ठीक है, कन्फेशन का शाब्दिक अर्थ है एडमिशन ऑफ गिल्ट, अपनी गलतियों को स्वीकार करना। ठीक है, हालांकि ये इंडियन एविडेंस एक्ट में कहीं भी डिफाइंड नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को देखें और ऑथर को देखें और टोटल इंडियन एविडेंस एक्ट को देखें तो कन्फेशन जो है उसका क्या मतलब निकलता है वो सामने आपके लिखा हुआ है। इट मीन्ट एन एडमिशन made at any time by a person charged with crime, stating or suggesting the inference that he had committed the crime. It must be voluntary and direct acknowledgement of guilt. यानी कन्फेशन जो है कुछ और नहीं बल्कि एक प्रकार का एडमिशन ही होता है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा स्वीकृत की जाती है जिसपे किसी अपराध का चार्ज लगा हुआ है। ठीक है, या तो डायरेक्ट अपराध की स्वीकृति करता है या कोई ऐसे नतीजे, परिणाम या ऐसे एलिमेंट्स को वो स्टेट करता है जिससे साबित होता है कि हाँ उसी ने अपराध किया हुआ है। बशर्ते शर्त यह है कि ऐसी संस्कृति स्वेच्छा से होनी चाहिए और डायरेक्ट होना चाहिए, परोक्ष रूप से होना चाहिए, दैट ही इज एक्सेप्टिंग द गिल्ट। आगे देखें तो कन्फेशन जो है एक कन्फेस वर्ड से आया हुआ है, जिसका मतलब ये होता है कि जब कोई अपराधी गलती से कोई अपराध कर गया है तो वो ईश्वर के समक्ष अपनी गलती को बताने के लिए या एक अपोलोजाइज करने के लिए गलती मानने के तरीके का एक इजाद किया हुआ है कि जहाँ पर इंसान अपनी गलती को स्वीकार करता है, स्वेच्छा से स्वीकार करता है और भगवान को बताता है कि भगवान मुझसे गलती हो गई है। ठीक है, जो भी उसने किया है, जो भी गलत काम किया वो गलती से हो गया, उसे जानबूझ के उसने नहीं किया है, वो सोलमली एक्सेप्ट करता है इस चीज़ को। ठीक है, तो वहीं से वर्ड आया है कन्फेस। ठीक, जिसका मतलब होता है एक्सेप्टेंस ऑफ गिल्ट। और हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में ये कन्फेशन अंडर सेक्शन 26 जो कि मजिस्ट्रेट के समक्ष बोला गया है या 30 ड्यूरिंग ट्रायल में बोला जाता है। ठीक है, तो वो कन्फेशन रेलेवेंट है। लेकिन अगर 24, 25 में बोला गया है पुलिस के समक्ष तो वहाँ पर ऐसे कन्फेशन इज नॉट रेलेवेंट। उसी तरह से कन्फेशन 164 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 में जो बोली जाती है बिफोर मजिस्ट्रेट, दैट इज ऑल्सो रेलेवेंट। ठीक है, और बाकी कहीं भी बोली जाएगी तो वो कन्फेशन ज़्यादा रेलेवेंट नहीं होता है। ठीक है, अब इंडियन एविडेंस एक्ट के जो रचयिता हैं, ऑथर हैं या ड्राफ्ट उन्होंने किया है, उनका नाम है सर जेम्स फ्रेडरिक स्टीफन।
उन्होंने एक किताब लिखी थी डाइजेस्ट ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस, और उसमें ये कन्फेशन का जो डेफिनेशन हम लोगों ने अभी पढ़ा है वही चीज़ उन्होंने लिखी हुई है कि कन्फेशन इज एडमिशन मेड बाय अ पर्सन who has been charged with an offense and who has either accepted the offense or accepts such element which constitute an offense। या तो खुद स्वीकार करे अपराध को या कोई ऐसी घटना को बताए, ऐसी चीजों को बताए जिससे साबित होता हो कि हाँ उसी ने अपराध किया हुआ है। कन्फेशन से संबंधित एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ है जो आपके समक्ष है, पाकला नारायण स्वामी वर्सेस किंग एम्परर 1939 प्रिवी काउंसिल का केस है ये। याद रखिए आज़ादी से पहले प्रिवी काउंसिल हुआ करता था, जैसे आज के डेट में सुप्रीम कोर्ट है, ठीक। तो कन्फेशन मीट आइदर एडमिट्स इन टर्म्स ऑफ ऑफेंस और सच फैक्ट्स विच सब्सटेंशियली कॉन्स्टिट्यूट ऑफेंस। इस मुकदमे में ये हेल्ड किया गया कि कन्फेशन का मतलब वही है जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं अब तक कि आइदर इट एडमिट्स द टर्म्स ऑफ ऑफेंस, अपराध के विशेषताओं को वो गिनाता हो, एक्सेप्ट करता हो, या ऐसे फैक्ट को इंडिकेट करता हो विच सब्सटेंशियली आखिरकार वो अपराध की तरफ ले जाता हो, ठीक। आखिर में कहा गया है कि डज, पहले वर्डिंग देख लेते हैं, डज नो स्टेटमेंट दैट कंटेन्स अ सेल्फ एक्सप्लेटरी मैटर कैन अमाउंट टू कन्फेशन इफ एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट इज ऑफ सम फैक्ट विच इफ ट्रू वुड नेगेटिव द ऑफेंस एलिज टू बी कन्फेस्ड। आखिर में इसमें ये हेल्ड किया गया है कि कोई भी स्टेटमेंट अगर अपने आप को ही अपराधी साबित कर रहा है तो ऐसा सेल्फ एक्सक्लेपेटरी डज नॉट अमाउंट टू कन्फेशन। कब नहीं होगा? जब वो ऐसे फैक्ट को इंडिकेट कर रहा हो जिसके नेगेटिव हो जाने पे, यानी उसका असर अगर कम कर दिया जाए तो वो ऑफेंस को साबित नहीं करेगा। यानी कि जो स्वतः अपने आप को अपराधी यानी अपराधी मान लिया है और अपराधी मान करके वो कुछ ऐसा स्टेटमेंट देता है जिससे ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं कुछ शक है, या तो वो किसी और का गिल्ट अपने कंधे पे ले रहा है, ठीक है। तो ऐसे सेल्फ एक्सकल्पेटरी अगर किसी फैक्ट को इंडिकेट पॉजिटिवली नहीं करता है, यानी कि पॉजिटिवली इंडिकेट नहीं करता है, तो इट डज नॉट अमाउंट टू कन्फेशन। क्यों? क्योंकि इससे साबित हो जाएगा कि वो किसी और का अपराध अपने कंधे पे ले रहा है, किसी और को बचाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे जो कन्फेशन संस्कृति होती है वो कन्फेशन कैटेगरी में नहीं आता, क्योंकि वॉलंटरी नहीं दे रहा है, इसलिए वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, ठीक। अब एडमिशन को देखते हैं, ठीक है। तो एडमिशन जो है आप अगर देखें इंडियन एविडेंस एक्ट में तो वो सेक्शन 17 से 23 और 31 में दिया हुआ है, ठीक है। और बाकी 24 से 30 जो है वो कन्फेशन से संबंधित है। तो आइए एडमिशन का डेफिनेशन देखते हैं जो कि सेक्शन 17 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में दिया हुआ है, और वो ये है कि एडमिशन इज अ स्टेटमेंट, ठीक, या तो ऑरल हो, डॉक्यूमेंट्री हो और कंटेन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, तीनों मौखिक, दस्तावेजी या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो। इस एडमिशन में या तो कोई चीज़ को एडमिट किया जा रहा हो या डिनाई किया जा रहा हो, ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा है विच सजेस्ट एन इन्फरेंस, वो एक ऐसे नतीजे को सजेस्ट करती हो एज टू एनी फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट, यानी कि वो जो स्टेटमेंट है वो तो या तो किसी फैक्ट को इंडिकेट कर रहा हो, किसी मुद्दे को कर रहा हो, या कोई सुसंगत फैक्ट को इंडिकेट कर रहा हो। और थर्ड पॉइंट है विच इज मेड बाय एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति ने किया हो अंडर द सर्कमस्टेंसेस एज मेंशन सेक्शन 18, 19 एंड 20। 17 में एडमिशन डिफाइंड हुआ है, लेकिन एडमिशन जो करने वाले हैं वो अलग अलग लोग हो सकते हैं, ठीक है। जैसे सेक्शन 18 में है, देखिए सेक्शन 18 में वो लोग करते हैं जो ऑथराइज होते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ हिज ओन प्रिंसिपल, ठीक। जैसे वर्डिंग है और एडमिशन बाय ऑथराइज एजेंट बाय अ पर्सन इन द रिप्रेजेंटेटिव सूट, ठीक है। यानी जहाँ प्रतिनिधित्व वाद होता है वहाँ पर ये अडॉप्ट किया जाता है, किसके द्वारा? किसी ऑथराइज एजेंट के द्वारा, क्योंकि मेन जो प्रिंसिपल है वो नहीं आ सकता तो अपने एजेंट को भेज दिया है, तो वो भी एडमिशन करता है। खासकर बड़ी बड़ी कंपनियों में होते हैं, जैसे रिलायंस है,
रिलायंस के जो मालिक के मुकेश भाई हैं, अगर उनकी कंपनी के खिलाफ कोई किसी ने मुकदमा कर रखा है तो मानी बात है वो हर जगह तो जा नहीं पाएंगे, तो उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो वो जब एडमिशन करता है तो उसे कहते हैं एडमिशन बाय ऑथराइज्ड एजेंट, ठीक। नेक्स्ट है एडमिशन बाय थर्ड पार्टी हुज पोजीशन इज इन इशू दो दे आर नॉट पार्टीज। यानी सेक्शन 19 ये कहता है कि किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा एडमिशन किया जाए जो थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी मतलब जैसे मान लीजिए कि कोई टेनेंसी का सूट है, ठीक है, तो उसमें लैंडलॉर्ड होगा और टेनेंट होगा, लेकिन कभी कभी सब टेनेंट भी होते हैं इसमें, ठीक है। तो सब टेनेंट जो है वो एक प्रॉपर पार्टी यानी थर्ड पार्टी है, तो उसका एडमिशन भी मायने रखता है ऐसे मामलों में, ठीक है, क्योंकि जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है उसमें वो भी कहीं ना कहीं पार्टी बनेगा ही बनेगा, क्योंकि जितने कोई भी डिस्प्यूटेड चीज़ होती है तो उसमें जितने लोग होते कनेक्टेड होते हैं सभी को पार्टी बनाया जाता है। तो सेक्शन 90 उसकी बात करता है जो मेन पार्टी नहीं है, क्योंकि दो पार्टी होती है, प्लेंटिव और डिफेंडेंट, ठीक है। और थर्ड पार्टी को जब स्टेटमेंट लिया जाता है तो वो प्रॉपर पार्टी होते हैं जिसके वजह से कोई जजमेंट पास होता है, ठीक है, बट दे आर नॉट नेसेसरी बट प्रॉपर पार्टी, ठीक। तो ऐसे एडमिशन बाय थर्ड पार्टी हुज पोजीशन इन इशू दो दे आर नॉट पार्टीज, तो उनके स्टेटमेंट को भी माना जाता है। और लास्ट है सेक्शन 20 यानी एडमिशन बाय अ पर्सन एक्सप्रेसली रिफर्ड फॉर इंफॉर्मेशन इन रेफरेंस टू अ मैटर इन डिस्प्यूट बाय पार्टी टू अ सूट। कहने का तात्पर्य यह है कि जो पार्टी पक्षकार है, ठीक है, उनमें से किसी ने थर्ड पार्टी को रेफरेंस दे रखा है, जैसे आप मान सकते हैं ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन या ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट्स, जिसको अच्छी से जानकारी है। जैसे मान लीजिए कि कोई डिस्प्यूट है रिलेटेड टू दी ज्वेलरी या गोल्ड से संबंधित है, ठीक है। अब ये जो प्लेंटिव डिफेंडेंट है या इन दोनों के लेन देन में कोई डिस्प्यूट आया, वो कोर्ट में पहुंच गया और वहाँ पर अब कोर्ट को ये जानना है कि वास्तव में जो सोना है या ज्वेलरी है ये सच है, प्योर है या नहीं है, तो कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए हमें जो ज्वेलरी जो बनाते हैं, ठीक है, जेवरात जो बनाते हैं, जौहरी, उसको बुलाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे मामले को या कोई ऐसा मामला है जो पक्षकार, जो दो पक्षकार उनको नहीं पता बल्कि थर्ड पर्सन को पता हुआ है, सच्चाई उसको जानकारी है, या तो बुजुर्ग व्यक्ति है वो बहुत अनुभवी व्यक्ति है, तो अगर ये प्लेंटिव और डिफेंडेंट ने किसी थर्ड पार्टी को रेफर कर रखा है, ठीक है, किसी जानकारी से संबंधित लेने के लिए, जैसे कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इशू को अच्छे से समझाया जा सके, तो ऐसे रेफरेंस के द्वारा अगर कोई व्यक्ति थर्ड पर्सन से कोई ओपिनियन लेकर के आता है, उससे कुछ वर्ड या इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट लेकर के आता है, तो उसे हम कहते हैं एडमिशन बाय अ पर्सन एक्सप्रेसली रिफर्ड बाय द मैटर इन डिस्प्यूट, ठीक है। तो डिस्प्यूट है, उससे रिलेटेड मैटर को थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किया गया है, तो ऐसे व्यक्ति का स्टेटमेंट कहते हैं द पर्सन स्टेटमेंट रिफर्ड बाय द पार्टी, ठीक, जो सेक्शन 20 में आएगा। इंडियन एविडेंस एक्ट में जैसे मैंने बताया कि एडमिशन जो है सेक्शन 17 से लेकर के 23 तक जाता है एंड देन 31 में जाता है, ठीक है। तो 17 से 20 जो है वो जनरल प्रिंसिपल से संबंधित एडमिशन है, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, ठीक। 21 से लेकर के 30 तक ये प्रिजम्पशन एज टू एडमिशन है, यानी कि आपका इसमें कन्फेशन भी आया तो 24 से लेकर 30 तक। और लास्ट में है अंडर सेक्शन 31 जो कि एडमिशन नॉट कंक्लूसिव प्रूफ बट एक्ट एज स्टॉपेल, मतलब एक ऐसी स्टेटमेंट जो कि निश्चायक प्रूफ नहीं होता है लेकिन इट एक्ट एज स्टॉपेल, मतलब एक बार आपने एडमिशन कर लिया है तो फिर इन द सब्सिक्वेंट इवेंट द मेकर विल नॉट रिटर्न बैक टू हिज ओन ओरिजिनल स्टेटमेंट। मतलब एक बार आपने जो कह दिया उस पर आपको बने रहना पड़ेगा, स्टॉप पे लग जाएगा कि आप वापस अब नहीं जाएंगे और उस बात पर नहीं मुकरेंगे जो आपने पहले कहा था, ठीक है। दिस इज नॉन एज स्टॉप। अब आइए, एडमिशन जो है वो कुल 3 प्रकार के होते हैं। पहला है फॉर्मल या जुडिशियल एडमिशन, जैसा कि प्लीडिंग की जाती है। प्लीडिंग मतलब जो हम लोग प्लेन ड्राफ्ट करते हैं या सूट फाइल करने के लिए प्लीडिंग, या प्लेंट है या रिटन स्टेटमेंट जो वर्डिंग लिखी जाती है प्लेंटिव के द्वारा या रिटन स्टेटमेंट में डिफेंडेंट द्वारा लिखी जाती है, वो सारे प्लीडिंग को कहते हैं फॉर्मल या जुडिशियल एडमिशन, ठीक है, जो कि जुडिशियल प्रोसीडिंग में इस्तेमाल होता है। ये पहला एडमिशन है। दूसरा क्या है कि इनफॉर्मल, अर्जेंट और एक्स्ट्रा जुडिशियल
एडमिशन, यानी कि एक ऐसा एडमिशन स्टेटमेंट होता है जो कि आउट ऑफ कोर्ट यानी जुडिशियल प्रक्रिया में इस्तेमाल नहीं हुआ बल्कि कोर्ट के सिवाय अन्य जगह प्रयोग हो रहा है। जैसे कि स्टेटमेंट इन डेली एक्टिविटीज विच इज नॉन जुडिशियल लाइक बिजनेसेस है, कॉन्फ्रेंस है, एक्सेट्रा है, यानी कि जो न्याय प्रक्रिया में इस्तेमाल नहीं हो रहा है और अन्यथा कहीं दिया जा रहा है। और लास्ट है एडमिशन बाय कंडक्ट, यानी एक ऐसा स्टेटमेंट जो कि आपका किसी भी प्रकार से न तो लिखित किया जा रहा है और न ही बोलकर किया जा रहा है, यानी कि ऐसा स्टेटमेंट है जो कि बाय कंडक्ट किया जाता है। जैसे कि सेक्शन 119 में होता है जो स्टेटमेंट मेड बाय डम्ब और डेफ विटनेस, यानी जो सुन नहीं सकता, ठीक है, और जो बोल नहीं सकता, ठीक। तो ऐसे व्यक्ति का इंडिकेशन ही स्टेटमेंट माना गया हुआ है और हालांकि वो एक ऑरल स्टेटमेंट माना जाता है, ठीक है, क्योंकि वो व्यक्ति ने देखा तो है, देख रहा है, लेकिन न वो बोल सकता है न ही सुन सकता है। तो ऐसे व्यक्ति का अगर कोई स्टेटमेंट कोर्ट में लिया जाता है तो उसका इंडिकेशन ही स्टेटमेंट माना जाता है। और याद रखिएगा ये स्टेटमेंट ऑरल स्टेटमेंट होता है, ठीक है। अब आपके समक्ष एडमिशन और कन्फेशन को टेबुलर फॉर्म में डिफरेंशिएट किया गया है, ठीक है। ये मेन क्वेश्चन का आंसर है डिफरेंशिएशन के मामले में। तो पहला एडमिशन देखिए, अंतर क्या है, इट इज मेड इन सिविल केसेस। ये स्वीकृति जो है हमेशा सिविल केसेस में एक्सेप्ट होता है। और दूसरा पहला जो अंतर है कन्फेशन में वो है इट इज मेड इन क्रिमिनल केस। कन्फेशन हमेशा क्रिमिनल केसेस में यानी फौजदारी मामले में इस्तेमाल होता है, ठीक है। दूसरा अंतर है इट इज अ जीनस विच मीन्ट ऑल एडमिशन डज नॉट इंक्लूड कन्फेशन, यानी कि एक एडमिशन जो है जीनस होता है और सारे एडमिशन कन्फेशन नहीं होते हैं। लेकिन इसका उल्टा कन्फेशन देखिए, इट इज स्पीसीज, ये एडमिशन का ही पार्ट है। जैसे मैंने देखा कि 17 से पूरे 31 एडमिशन का ही पार्ट है, उसी का पार्ट एक कन्फेशन आता है। तो ये एक अंग होता है एडमिशन का ही, और एवरी कन्फेशन इसलिए कहा जाता है कि इंक्लूड्स एडमिशन। हर एक संस्कृति में स्वीकृति होगी ही, ठीक। तीसरा अंतर है एडमिशन में वो ये कि अगर एडमिशन के माध्यम से कोई अपराध साबित करना है तो एडिशनल एविडेंस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि स्वीकृति डज नॉट अमाउंट टू एनी गिल्ट ऑफ एनी पर्सन, ठीक। लेकिन कन्फेशन में क्या है, हियर गिल्ट कैन बी प्रूव्ड ऑन द बेसिस ऑफ कन्फेशनल स्टेटमेंट। लेकिन कन्फेशनल स्टेटमेंट जो संस्कृति स्टेटमेंट दी गई है उसके आधार पर हम किसी को अपराधी घोषित कर सकते हैं। फोर्थ डिफरेंस देखिए, इट इज नॉट रिगार्डेड एज कंक्लूसिव प्रूफ अंडर सेक्शन 31। एडमिशन इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ बट इट एक्ट्स एज अ स्टॉपेल। कंक्लूसिव प्रूफ मतलब होता है निश्चय, यानी कि दैट इज अपने वो स्टेटमेंट जो कि अपने आप में कंप्लीट है एंड दैट कैन फॉर्म द बेसिस ऑफ कन्विक्शन। ऐसा एडमिशन में नहीं होता है, इट में एक्ट ओनली एज स्टॉपेल इन सिविल केसेस। कन्फेशन में इट इज रिगार्डेड एज कंक्लूसिव प्रूफ इफ इट इज मेड वॉलंटरली एंड ट्रूली मेड। अगर स्वेच्छा से की गई है और सही की गई है तो ये कन्फेशन कैन फॉर्म द बेसिस फॉर कन्विक्शन और गिल्ट ऑफ एनी अक्यूज्ड। पांचवा अंतर एडमिशन में यह है कि इट इज यूजुअली नॉट रेलिवेंट इफ इट इज मेड ऑन प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी अंडर सेक्शन 23। यानी कि सेक्शन 23 में जो एडमिशन किया जाता है ये एडमिशन यूजुअली जो है कोर्ट के बाहर की जाती है और इस समझौते पर की जाती है कि इस एडमिशन का इस्तेमाल कोर्ट में नहीं की जाएगी। इसलिए प्रॉमिस सीक्रेसी में किया गया है, विश्वास रख करके एक सीक्रेट किसी को इन्फॉर्मेशन दी गई है तो ऐसा इन्फॉर्मेशन कोर्ट में इस्तेमाल नहीं होगा, इट इज नॉट रेलेवेंट, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल द अदर पार्टी एग्री टू डू सो। जिसने स्टेटमेंट दिया है वो अगर कंसेंट नहीं देता है तब तक जिसको ये इन्फॉर्मेशन दी गई है, स्टेटमेंट दी गई है, वो बिना मेकर के अनुमति के वो इस्तेमाल नहीं करेगा, ठीक है। ये सेक्शन 23 प्रोटेक्शन मिला हुआ है उन लोगों को जो प्रॉमिस सीक्रेसी में कोई स्टेटमेंट करते हैं। पांचवा डिफरेंस है कन्फेशन इज रेलिवेंट इफ इट इज मेड ऑन प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी अंडर सेक्शन 29। लेकिन सेक्शन 29 में अगर सीक्रेसी प्रॉमिस किया जाता है कि हाँ वो इसका दुरुपयोग नहीं करेंगे और वैसे कोई कन्फेशन की जाती है तो वो इट इज रेलिवेंट एंड एडमिसिबल, ठीक।
लेकिन एडमिशन अंडर प्रॉमिस सिक्रेसी में की गई हो तो वो रिलेवेंट नहीं होता है, कन्फेशन रिलेवेंट होता है क्योंकि ये इसी आधार पे प्रॉमिस की जाती है कि भाई इसका इस्तेमाल किया जाएगा और दुरुपयोग नहीं किया जाएगा, इसका जो प्रॉपर होगा वो इस्तेमाल किया जाएगा। छठा है पर्सन्स हु आर नॉट पार्टीज कैन मेक एडमिशन। एडमिशन में खासियत यही है कि जो पार्टी किसी मुकदमे में नहीं भी है तो सेक्शन 18, 19 और 20 में वो अन्य लोग भी स्टेटमेंट या एडमिशन कर सकते हैं। लेकिन कन्फेशन में ये सुविधा नहीं है कि कोई अन्य व्यक्ति मेन अक्यूज्ड के पक्ष पे कोई संस्वीकृति कर सके, यानी कन्फेशन कैन बी मेड ओनली बाय एन अक्यूज। जिस पे आरोप लगा है वही व्यक्ति कन्फेस करेगा, दूसरा उसके बिहाफ पे नहीं कर सकता। लेकिन एडमिशन जिसको दायित्व दी गई थी स्टेटमेंट देने का, वो अगर ना भी आए तो सेक्शन 18, 19 और 20 में कोई उसके बिहाफ पे दूसरा व्यक्ति भी स्टेटमेंट दे सकता है, क्योंकि सिविल नेचर का होता है, इसलिए इसको अलाउ किया जाता है। लेकिन कन्फेशन में ये अलाउ नहीं किया जाता, क्योंकि जो एडमिट करेगा, जो संस्कृति करेगी, उसे सजा भी भुगतना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए मेन अक्यूज्ड का होना जरूरी है। फिर देखिए 7वां डिफरेंस है एडमिशन इट मे नॉट बी वॉलंटरी मेड, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं होता है और ना ही किसी इसके आधार पे फाइनली कोई डिसीजन या डिक्री पास कर दी जाती है, इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि एडमिशन जो है वो वॉलंटरी स्वेच्छा से बोला गया हो। ठीक है, मानी बात है कि जब किसी बिहाफ पे कोई दूसरा व्यक्ति जा रहा है तो अनिच्छा हो या अच्छा कोई भी हो उसको तो स्टेटमेंट देना है ना, तो इसलिए वॉलंटरली स्वेच्छा होना जरूरी नहीं है। लेकिन कन्फेशन में ये बहुत जरूरी है, इट मस्ट बी अ डायरेक्ट फ्री एंड वॉलंटरली मेड, क्योंकि संस्कृति है ये, एडमिशन ऑफ अ गिल्ट है। ठीक है, तो ऐसे मामले में जो व्यक्ति कर रहा है संस्कृति वो फ्री होना चाहिए, परोक्ष होना चाहिए और स्वेच्छा से दिया गया हो, बिना किसी दबाव में दिया गया हो, तभी कोर्ट जो है क्रिमिनल कोर्ट उसके आधार को रिलेवेंट मान करके एडमिट करेगी, वरना वो कन्फेशन डिनाइड हो जाएगा, नॉट एडमिसिबल हो जाएगा। ठीक, 8वां अंतर है इट कैनॉट बी यूज्ड अगेंस्ट को प्लेंटिव और डिफेंडेंट। ये जो एडमिशन है, ये एडमिशन क्योंकि स्वेच्छा से दी नहीं गई है, ठीक है, कोई व्यक्ति बिहाफ पे दे देता है, तो ये स्टेटमेंट किसी और को प्लेंटिव या को डिफेंडेंट, जो सिविल सूट होते हैं, जो सूट फाइल करते हैं, प्लेन फाइल करते हैं, तो प्लेंटिव कहते हैं, और जो रिटन स्टेटमेंट फाइल करते हैं वो डिफेंडेंट कहते हैं। तो उसमें और भी प्लेंटिव हो सकते हैं, तो अगर एक प्लेंटिव ने कोई स्टेटमेंट दे रखा है कोर्ट में, तो वो स्टेटमेंट को हम किसी और प्लेंटिव या डिफेंडेंट के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन कन्फेशन में क्या है, इट मे बी यूज्ड अगेंस्ट अ को-अक्यूज्ड अंडर सेक्शन 30। अगर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति ने एक ही अपराध किया हुआ है, जैसे कि डकैती है 5 लोग मिलकर करते हैं, अनलॉफुल असेंबली है 5 लोग मिलकर करते हैं, तो ऐसे कोई अपराध किया हुआ एक व्यक्ति जो है, उनमें से 5 का ट्रायल एक साथ चल रहा है सेम ऑफेंस के लिए, तो एक व्यक्ति का उनमें से सह अपराधी में से अगर एक व्यक्ति ने कोई कन्फेस कर रखा है, ठीक है, तो उसका स्टेटमेंट हम दूसरे अपराधी पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जस्ट टू डिराइव और टू गिव द प्रॉपर जजमेंट और टू डिसाइड द केस प्रॉपर्ली फॉर द जस्ट डिसीजन ऑफ केस। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अपराध जो है वो पूरे समाज के खिलाफ होता है। ठीक, लेकिन यूजुअली सिविल केसेस जो है वो पर्सनल नेचर का होता है। ठीक है, लेकिन ऑफेंस जो होता है वो पब्लिक नेचर का होता है, इसीलिए किसी भी सह अपराधी का स्टेटमेंट हम किसी और के खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर सोसाइटी मेंटेन रहे। ठीक, और 9th डिफरेंस है स्टेटमेंट ऑफ एडमिशन मे बी यूज्ड इन फेवर ऑफ बेकर एज एक्सेप्शन अंडर सेक्शन 21। ठीक, यानी कि क्योंकि ये रूल ऑफ स्टॉपल पे लागू होता है सेक्शन 31 में, तो सेक्शन 21 में ये है कि जो भी स्टेटमेंट किसी ने दे रखा है, एडमिशन किया हुआ है, तो उसके अपवाद के तौर पे, ठीक है, हम उस स्टेटमेंट को उसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 121। अगर वो स्टेटमेंट उसके पक्ष में जा रहा है तो सेक्शन 21 में दिया हुआ है कि अगर कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है तो ऐसा एक्सेप्शन के तौर पे जरूरत पड़ी तो हम उस स्टेटमेंट उसके खिलाफ या उसके फेवर में कर सकते हैं। ठीक, लेकिन कन्फेशन में इट इज ऑलवेज यूज्ड अगेंस्ट द पर्सन हु मेक इट। कन्फेशन संस्कृति होती है वो हमेशा उसके खिलाफ ही इस्तेमाल हो, उसके पक्ष में कभी इस्तेमाल नहीं होता है।
क्योंकि कन्फेशन अगर वॉलंटरी फ्रीली ट्रूली मेड किया हुआ है तो मानी बारी उसके आधार पे हम उसको सजा भी देंगे। लेकिन एडमिशन में ऐसा यूजुअली नहीं होता है, हम इस्तेमाल करते हैं तो उसके फ़ायदे के लिए ही करते हैं, लेकिन कन्फेशन में हमेशा उसके खिलाफ इस्तेमाल की जाती है और उसको सजा देने के लिए की जाती है अगर वो स्वेच्छा से किया है तो। ठीक। 10वां अंतर है एडमिशन में कि इट इज रेलिवेंट व्हेन मेड इन पुलिस कस्टडी अंडर सेक्शन 27। ठीक है, सेक्शन 27 में क्या होता है कि कोई अपराधी जेल में है और वहाँ पर कुछ ऐसी बात कहता है जिसके आधार पे कोई चीज़ डिस्कवर हो जाती है, यानी कि उसका स्टेटमेंट लेट्स टू डिस्कवरी ऑफ एनी फैक्ट और मटेरियल फैक्ट। ठीक है, तो जब कोई ऐसा स्टेटमेंट पुलिस कस्टडी दी गई हो और उसके द्वारा पुलिस ने कोई चीज़ नई चीज़ खोज ली हो जो कि अपराध से संबंधित है, ठीक है, लेकिन दैट इज नॉट सो रिलेटेड टू कन्फेशन। कन्फेशन नहीं होना चाहिए, कन्फेशन को छोड़ करके जहाँ पर स्वीकृति कर रहा है कि हमने अपराध किया हुआ है, लेकिन वो कह रहा है कि हमने इस चीज़ से जो है हमने खून किया है, यानी कि मर्डर वेपन है या वो चीज़ इस्तेमाल की गई है खून करने के लिए या ऑफेंस करने के लिए। तो जो भी चीज़ जो डिस्कवर होती है, तो अगर स्टेटमेंट से कोई चीज़ डिस्कवर होती है तो दैट इज रेलेवेंट। क्यों? क्योंकि वो चीज़ डिस्कवर हो रही है, ठीक है, बाद में साबित किया जाए कि वास्तव में इससे जो स्टेटमेंट दिया है उसने इससे अपराध किया है नहीं किया, तो बाद में साबित की जाएगी, लेकिन चीज़ डिस्कवर हो रही है जो लेड टू डिस्कवरी दैट इज रेलेवेंट। ठीक, इसी तरह से इसमें देखिए इट इज इररिलेवेंट व्हेन मेड इन पुलिस कस्टडी अंडर सेक्शन 25 26। लेकिन अगर कोई कन्फेशन पुलिस के सामने की गई हो, पुलिस कस्टडी में की गई हो, जैसे सेक्शन 25 26 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट है, तो वो रेलेवेंट नहीं होता है। ठीक है, और रेलेवेंट तभी होगा जब मजिस्ट्रेट होंगे। सेक्शन 26 में पुलिस और मजिस्ट्रेट दोनों होते हैं, इसलिए वो 26 में रेलेवेंट है लेकिन 25 में रेलेवेंट नहीं, क्योंकि वहाँ मजिस्ट्रेट नहीं है। और इसी तरह से सेक्शन 164 ऑफ द CIPC में भी है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में अगर मजिस्ट्रेट के समक्ष कोई कन्फेशन की जाती है तो वो रेलेवेंट बन जाता है। लास्ट है 11वां पॉइंट, नो फॉर्म ऑफ एडमिशन हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड। एडमिशन कैसे दिया जाएगा उसका कोई फॉर्म प्रिस्क्राइब फॉर्मेट नहीं दी गई है, कहीं भी नहीं दिया हुआ है पूरे इंडियन एविडेंस एक्ट में। लेकिन कन्फेशन में क्या है कि इट हैज़ प्रिस्क्राइब फॉर्मेट फॉर रिकॉर्डिंग अंडर सेक्शन 164 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। कन्फेशन कैसे देना है उसका पूरा प्रक्रिया दी हुई है, फॉर्मेट दिया हुआ है, इसी फॉर्म में एक्सेप्ट की जाएगी उसे, ठीक है, जो कि 164 में दी गई है। जुडिशियल कन्फेशन और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन को अंतर को समझते हैं, यानी कि न्यायिक संस्कृति और गैर न्यायिक संस्कृति। ठीक है, तो पहला अंतर क्या है देखिए, दिस कन्फेशन आर दोज विच आर मेड बिफोर द मजिस्ट्रेट और अ कोर्ट इन ड्यू कोर्स ऑफ लीगल प्रोसीडिंग विथ फ्री विल एंड हैविंग फुल नॉलेज ऑफ द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कन्फेशन। यानी कि ऐसी संस्कृति होती है जो किसी न किसी जुडिशियल व्यक्ति के समक्ष की गई होती है, चाहे वो मजिस्ट्रेट हो या कोर्ट हो या लीगल प्रोसीडिंग में हो, और फ्री विल से की गई हो, और ये बोलने वाला संस्कृति करने वाला अच्छी तरह से जानता है कि स्टेटमेंट देने के बाद उसके साथ क्या परिणाम हो सकता है। ठीक है, सेक्शन 164 में एक इम्पॉर्टेंट क्लॉज ये भी है कि मजिस्ट्रेट जो मेकर है, कन्फेस कर रहा है, उसको पहले बता दिया जाता है कि ये जो स्टेटमेंट तुम दे रहे हो ये तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल होगा, ये परिणाम को जानता है, अतः वो दे रहा है, तो उसे कहते हैं जुडिशियल कन्फेशन। ठीक, अब एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन क्या है, यानी कि दीज आर दोज कन्फेशन विच आर मेड बाय द पार्टी एल्सवेयर देन बिफोर मजिस्ट्रेट और इन कोर्ट। बस ये तीन को छोड़ दिया जाए, मजिस्ट्रेट, कोर्ट और लीगल प्रोसीडिंग को, इसके सिवा कहीं भी अगर कोई संस्कृति करता है, वो कन्फेस करता है कोई ऑफेंस का, तो वो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन कहलाता है। सेकंड डिफरेंस देखिए, एज कन्फेशन इज मेड टू अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 164 CRPC और बिफोर द कोर्ट ड्यूरिंग कमिटल प्रोसीडिंग और ड्यूरिंग ट्रायल। ठीक, 164 CRPC में ये साफ साफ दिया हुआ है कि कन्फेशन हमेशा मजिस्ट्रेट के समक्ष होगा। मजिस्ट्रेट मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी होते हैं। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नहीं माना जाएगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट होना चाहिए। ठीक है, तो अब वो चाहे बिफोर कोर्ट के समक्ष किया हो, ड्यूरिंग कमिटल प्रोसीडिंग किया हो या ड्यूरिंग ट्रायल किया हो, कहीं भी किया हो, मजिस्ट्रेट होना चाहिए बस, तो वो कन्फेशन रेलेवेंट माना जाता है। और वॉलंटरी होना चाहिए और फ्री विल से होना चाहिए, ट्रूली होना चाहिए। ठीक,
एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन देखिए, सेकंड डिफरेंस क्या है, इट इज मेड टू एनी पर्सन अदर देन दोज ऑथराइज्ड बाय लॉ टू टेक कन्फेशन एज टू पुलिस ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, यानी कि ये एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन जितने भी ऑथराइज्ड पर्सन है बाय लॉ उनको छोड़ के किसी और के समक्ष किया गया है, यानी कि पुलिस भी, इट इज नॉट ऑथराइज्ड बाय द लॉ टू टेक एनी कन्फेशन, रिकॉर्ड एनी कन्फेशन। स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकता है पर कन्फेशन नहीं। भले ही पुलिस ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन में कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया हो, दैट इज रेलेवेंट बट नॉट कन्फेशन। ठीक है, अब थर्ड डिफरेंस में आते हैं। टू प्रूव दिस द पर्सन टू whom it is made need not be called as witness। ठीक है, यानी जुडिशियल कन्फेशन में जो स्टेटमेंट दी जाती है और जिसके समक्ष दी जाती है उसे बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती गवाह के तौर पे। ठीक है, लेकिन कन्फेशन में सच पर्सन में भी कॉल्ड एज विटनेसेस, गवाह के तौर पे बुलाया जा सकता है क्योंकि वही व्यक्ति है स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसलिए उसको बुलाना जरूरी है। ठीक है, लेकिन क्योंकि एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है किसी आउट ऑफ द कोर्ट लीगल प्रोसीडिंग के आगे सामने जो है किसी और के समक्ष इसने स्टेटमेंट दे रखा है, इसलिए उसको बुलाना जरूरी है ऐसा गवाह के तौर पे। लेकिन यहाँ पर जुडिशियल कन्फेशन में उसको बुलाना जरूरी नहीं होता है जिसके समक्ष ये स्टेटमेंट की गई हो। चौथा डिफरेंस है, इट कैन फॉर्म एज बेसिस ऑफ कन्विक्शन इफ इट अपीयर्स टू द कोर्ट टू बी वॉलंटरीली एंड ट्रूली मेड। लीगल प्रोसीडिंग है, लीगल ट्रायल चल रहा है और लीगल जुडिशियल कन्फेशन है, तो अगर ये वॉलंटरी स्वेच्छा से में किया गया है और सही ढंग से की गई है तो इट कैन फॉर्म द बेसिस ऑफ कन्विक्शन, वो अपराध घोषित करने के लिए सफिशिएंट होगा। Extrajudicial confession, it is unsafe to be used as basis of conviction unless it is true, reliable and voluntarily made। Extrajudicial confession बहुत कॉशन रहना पड़ेगा और ये कन्विक्शन का बेसिस तभी हो सकता है जब वो ट्रू, सही ढंग से किया गया हो, भरोसेमंद हो और स्वेच्छा से किया गया हो। ठीक, और लास्ट है पांचवा डिफरेंस है कि जुडिशियल कन्फेशन कैन बी रिलाइड एज अ प्रूफ ऑफ गिल्ट अगेंस्ट अक्यूज्ड। ठीक है, ये प्रूफ की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं आरोपित व्यक्ति के खिलाफ। ठीक है, लेकिन एक्स्ट्राजुडिशियल कन्फेशन इट अलोन कैन नॉट बी रिलाइड अपॉन अनलेस इट इज सपोर्टेड बाय अदर इंडिपेंडेंट एविडेंसेस। जब तक स्वतंत्र साक्ष्य से उसको कोरोबरेट ना करा लिया जाए तब तक ये कन्फेशन को हम बहुत ज़्यादा रेलेवेंट और एडमिसिबल नहीं मान सकते, हम इस पर ज़्यादा निर्भर भी नहीं रह सकते। नाउ रिट्रैक्टेड कन्फेशन, याद रखिएगा ये एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन का ही पार्ट है। ठीक है, यानी गैर न्यायिक संस्कृति, यानी हिंदी में शुद्ध भाषा में आम भाषा इस्तेमाल किया जाए तो इसे कहते हैं मुकरी हुई संस्कृति, मुकर जाना, एक बार कहना फिर पलट जाना। ठीक, नाउ अब इसकी वर्डिंग देखिए। इट इज अ स्टेटमेंट मेड बाय एन अक्यूज्ड पर्सन बिफोर द ट्रायल बिगिंस बाय विच ही एडमिट्स टू हैव कमिटेड द ऑफेंस बट विच ही रिपुडिएट और रिट्रैक्ट एट द ट्रायल। कहने का मतलब ये है कि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हो या ट्रायल चलने से पहले एक ऐसा आरोपित व्यक्ति है जिसने कुछ स्टेटमेंट दिया कि हाँ हमने अपराध किया हुआ है। ठीक है, लेकिन जब वो ट्रायल चला उसी स्टेटमेंट को सामने लाया गया तो वो पलट जाता है, कहता है नहीं मैंने ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया ही नहीं है, और वो रिपोर्टेट कर जाता है, मुकर जाता है और रिट्रैक्ट कर जाता है। ऐसे कन्फेशन संस्कृति को कहा जाता है रिट्रैक्टेड कन्फेशन या मुकरी हुई कन्फेशन। ठीक, आगे देखिए, दैट इज व्हेन अ पर्सन वाज हैविंग वंस रिकॉर्डेड अ कन्फेशन which is otherwise relevant subsequently goes back upon it saying either that he had never confessed or that he wrongly confessed is called a retracted confession। ठीक है, यानी पहले उसने स्वीकार किया कि हाँ उसने अपराध किया हुआ है, बाद में वो मुकर जाता है। ठीक है, इसे कहते हैं रिट्रैक्टेड कन्फेशन। हालांकि ऐसे व्यक्ति ही सेक्शन 194 ऑफ द इंडियन पेनल कोड में पनिशमेंट भी होते हैं फॉर गिविंग फॉल्स और फैब्रिकेटिंग एविडेंसेस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखिए, however such retracted confession will not weaken the value of original confession if it is otherwise relevant and worthy of trust। अब कोर्ट को ये डिसाइड करना है कि जो स्टेटमेंट ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन दिया गया है अब ट्रायल के दौरान वो मुकर रहा है तो वो कितना रेलेवेंट है उसके समक्ष जो मुकदमा चल रहा है, तो वो कितना रेलेवेंट है इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि कई सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कहा गया है कि रिट्रैक्टेड कन्फेशन को एट ऑल इन टोटलिटी रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब रिजेक्ट तब नहीं करना चाहिए जब वो वॉलंटरी मेड हुआ हो और ट्रूली मेड हुआ हो।
तो ये डिपेंड करता है कि ये कितना वर्दी ऑफ ट्रस्ट है और कितना रिलेवेंट है, ये इस पे तय किया जाएगा और उस हिसाब से उसको एडमिट किया जाएगा। ठीक है। रिट्रैक्टेड कन्फेशन या मुकरी संस्कृति का संबंधित एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ है जो आपके समक्ष है, अलोक नाथ दत्ता वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 2007 सुप्रीम कोर्ट। एपेक्स कोर्ट ने इसमें हेल्ड किया हुआ है कि retracted confession may form the basis of conviction if it receives some general corroboration from other independent evidences and it is truly and voluntarily made। कहने का तात्पर्य यह है कि मुकरी कन्फेशन को हम आधार बना सकते हैं कन्विक्शन के लिए, अपराध घोषित करने के लिए, अगर वो अदर इंडिपेंडेंट एविडेंसेस से कोरोबोरेट कर रहा हो, पहली बात। दूसरी बात, जो कन्फेशन की गई है वो ट्रूली हो, सच्चाई से की गई हो और स्वेच्छा से की गई हो। ठीक है। और वो गिवन केस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो कन्फेशन, तो हम इसके आधार पर किसी अक्यूज्ड को कन्विक्ट कर सकते हैं। ठीक है। बट इफ द कोर्ट फाइंड दैट कन्फेशन हैज ओरिजिनली रिकॉर्डेड वाज ट्रू एंड वॉलंटरली मेड, it shall act upon it even without any corroboration from other independent sources। और न्यायालय को ये लगता है कि जो कन्फेशन की गई थी बिफोर द ट्रायल या किसी और समय की गई थी और वो ओरिजिनली रिकॉर्डेड है, ट्रूली है एंड वॉलंटरली मेड है, तो कोर्ट उस पर कार्रवाई कर सकती है विदाउट कोरोबोरेटिंग, यानी संपोस्ट कराए बिना, यानी कोरोबोरेशन में बिना संपोस्ट कराए, किसी भी स्वतंत्र साक्ष्य से कोरोबोरेट कराए बिना भी उस रिट्रैक्टेड कन्फेशन पे कार्रवाई कर सकती है। ठीक है। ये आलोक नाथ दत्ता में हेल्ड किया गया है। ठीक। और लास्ट है, सच कन्फेशन कैन नॉट बी रिजेक्टेड एज अ होल नॉट मेड अ सोल बेसिस फॉर कन्विक्शन अनलेस द सेम हैज बीन वेल कोरोबोरेटेड बाय एनी अदर इंडिपेंडेंट सोर्सेज और एविडेंसेस। यानी कि ये मुकरी संस्कृति को इन टोटलिटी रिजेक्ट नहीं कर देना चाहिए क्योंकि ट्रायल कोर्ट के दौरान, ट्रायल के समय वो मुकर गई है। ठीक है। और न ही सोल बेसिस फॉर कन्विक्शन बनाना चाहिए जब तक कि वेल कोरोबोरेशन संपोषक न हो जाए। ठीक है। यानी कि अन्य स्वतंत्र साक्ष्य से अगर संपोषक हो जाता है, ट्रूली और वॉलंटरली मेड होता है, तो इसके आधार पर कन्विक्शन की जा सकती है और इसे इन टोटलिटी रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि एडमिशन कन्फेशन में क्या क्या अंतर है, वो आप इस सारे स्लाइड्स के माध्यम से समझ चुके होंगे। दैट्स इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो पे हम नए प्रश्न के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।